अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नादरीन, शाम इस्लामी तारीख़ का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मुल्क रहा है हमेशा, बल्कि आखिरी ज़माने की जो जंगें हैं इस्लामी अकायद के मुताबिक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक जो हैं इनके हिसाब से शाम आखिरी ज़माने में बहुत ही इम्पोर्टेंट मुल्क होगा, बहुत इम्पोर्टेंट। और ग़ज़वा हिंद हो या फिर जो मिडल ईस्ट की लड़ाइयाँ हों, उसमें शाम का एक कलीदी रोल रहना है। यहाँ से फोर्सेस ने डिप्लॉय होना है मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर, और यहाँ पर मुस्लिम जो रिवाइवल होगा दोबारा, उसमें इस्लामी अकायद के मुताबिक उसका जो हेड क्वार्टर होगा वहाँ की फोर्सेस का, वो शाम में होगा। और शाम में गड़बड़ स्टार्ट हो चुकी है पहले ही, तो ये भी एक आखिरी ज़माने की निशानियों में से एक है कि शाम में गड़बड़ स्टार्ट हो चुकी है और ये गड़बड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, थमने का नाम नहीं ले रही। अब आलमी ताकतें कूद पड़ी हैं इसके अंदर। अब जो शाम का मसला है या मिडल ईस्ट का मसला है, ये सुपर पावर्स इसमें कूद पड़ी हैं और ये दिन ब दिन मसला बढ़ता जा रहा है। बहरहाल, ये जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये शाम का तारीखी शहर है, इसे कहते हैं लताकिया, ये उसका मैप है और ये शाम के बड़े पोर्ट सिटीज़ में से एक है। शाम के अंदर आप जानते हैं कि बशार अल असद की सरकार है और वहाँ रशियन ट्रूप्स भी हैं मौजूद, वहाँ पर रशियंस भी आए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। कई साल से रशियंस हैं वहाँ पर, और रशियंस जो हैं वो वैसे बशार अल असद की जो सरकार है उसको बचाने के लिए वहाँ पर आए थे। ये याद रहे कि इराक के जो सद्दाम हुसैन थे, उन्हीं की तरह बशार अल असद को भी हटाने और उसकी जगह अमेरिकन पिट्ठू लाने का फैसला हो चुका था वाइट हाउस के अंदर। आज से कुछ साल पहले फैसला हो चुका था, बल्कि बाज़ मीडिया आउटलेट्स जो वेस्टर्न ख़ास तौर पर मीडिया आउटलेट्स हैं, उनकी तो रिपोर्ट्स ये भी आई हुई हैं कि सद्दाम हुसैन की तरह बशार अल असद को ख़त्म करने का फ़ैसला भी हो चुका था अमेरिका में। लेकिन जनाब प्यूटन, मॉस्को वाले बाबा वहाँ आ गए ईरानी मदाखलत पर, और कई साल अमेरिकन और रशियंस वहाँ पर प्रॉक्सी वॉर्स लड़ते रहे रीजन के अंदर। लेकिन रूसी और ईरानी बहरहाल बशार अल असद को बचाने में कामयाब रहे और यहाँ पर अमेरिकन पिट्ठू को उन्होंने नहीं बिठाया सीरिया में। अब भी बशार अल असद की सरकार है वहाँ पर, बैक्ड बाय रशियंस एंड ईरानियंस। अब ये जो लताकिया का शहर है, पोर्ट सिटी, इसके लिए इजराइल कहता रहता है कि ये जो एंटी इजराइल शामी फाइटर्स हैं ना, शाम के जो ग्रुप्स हैं जो कि इजराइल के खिलाफ लड़ते रहते हैं, इनको, और लुबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह की सरकार भी है वहाँ पर, उनका एक कोलिशन में रहते हैं हमेशा हिजबुल्लाह वाले, इनको ईरान जो है ना इस पोर्ट लताकिया के ज़रिए हथियार सप्लाई करता रहता है काफ़ी अरसे से। इजराइल इल्ज़ाम ये लगाता रहता है कि भाई ये सालों से ईरानी हथियार इस पोर्ट पे आते हैं, यहाँ से लुबनान जाते हैं हिजबुल्लाह की तरफ, और यहीं से एंटी इजराइल एंटी अमेरिकन ग्रुप्स को हथियार सप्लाई होते रहते हैं। लेकिन इजराइल फिर चाहते हुए भी, अब सैकड़ों हमले इजराइल करता रहता है सीरिया के अंदर, करता रहता है, एयर स्ट्राइक्स मुसलसल करता रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब तक इजराइल इन एयर स्ट्राइक्स में हज़ारों मुसलमान जो है वो शहीद भी कर चुका है। नाम के लिए वो ये कहता है कि हम उनको स्ट्राइक कर रहे हैं जो कि हमसे लड़ रहे हैं, लेकिन चाहते हुए भी इजराइल इस पोर्ट पर हमला नहीं कर पा रहा था। चाहते हुए भी लताकिया पे नहीं, पूरे सीरिया के अंदर वो कर रहे थे, इस पे नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि लताकिया जो पोर्ट है ना, इसके पास रशियन सोल्जर्स भी मौजूद हैं और वो इसी पोर्ट के पास डिप्लॉयड हैं, और अगर इजराइल ने इन्हें निशाना बनाया तो ज़ाहिर है रूस और इजराइल के रिलेशंस मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। पहले ही आपने इस साल देखा कि हमास और इजराइल की जो जंग हुई थी, आपको याद होगा मई में एक जंग हुई है, और उसमें ख़ास तौर पर हमास को और उसकी जो स्पेशली उसकी जो इज़्ज़ुद्दीन अल-कस्साम ब्रिगेड है, अल-कस्साम बड़ी मशहूर और खूनख्वार किस्म की ब्रिगेड है हमास वालों की, इसको जनाब ईरान ने लॉजिस्टिक्स और हथियार और रॉकेट्स हज़ारों की तादाद में सप्लाई किए, छोटे छोटे मिसाइल्स भी सप्लाई किए, और अल-कस्साम वालों ने पे दर पे मुसलसल वो बारिश बरसाई है रॉकेटों की कि अल अमान वल हफीज़। इजराइल के दूर दराज इलाकों तक जो है ये रॉकेट्स और मिसाइल गए हैं, और 70% से ज़्यादा इजरायली आबादी कई रोज़ तक अंडरग्राउंड रही थी, और इससे पहले इतनी शदीद रेजिस्टेंस हमास की जानिब से सामने नहीं आई। उनके जो रॉकेट्स और मिसाइल हुआ करते थे, इनकी रेंज इतनी ज़्यादा नहीं होती थी जितनी इस बार सामने आई,
और कहा जा रहा है कि ये सारे के सारे जो थे अक्सर इनमें ईरानी मिसाइल थे। और फिर आपने देखा कि 11 रोज़ के बाद रूस की इजराइल को मिलने वाली धमकी पे ये जंगबंदी हुई थी। आधी रात को अचानक से इजराइल ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया, अचानक से। हालांकि मार भी इजराइल को ज़्यादा पड़ी है, मार भी हमास ने ज़्यादा लगाई है। ऐसे में वो लताकिया पे हमला नहीं करना चाहते थे रूस की वजह से कि दोबारा ना रूस आ जाए यहाँ पर हमारे खिलाफ, वो महाद ना क्रिएट कर दे दूसरा। 2018 में एक बार क्या हुआ कि इजराइल ने एक बार हमला कर दिया था लताकिया पे, लेकिन उस हमले में रूसी जहाज़ गलती से हिट हो गया था। इस पे इजराइल और रूस के ताल्लुकात बहुत ख़राब हुए। तो इजराइल जो है ना वो सैकड़ों हमले करता रहता है शाम के अंदर, लेकिन लताकिया पे हमला करने से वो बाज रहा, हमेशा बाज रहा। लेकिन फिर ये हुआ है कि इस महीने एक अजब बात हुई। इजराइल ने चंद दिन पहले ही इस पोर्ट पे हमला कर दिया और अब कल एक बार फिर उससे भी बड़ा हमला, महीने के अंदर दूसरा बड़ा हमला इसी पोर्ट के ऊपर कर दिया। एक महीने के अंदर 2 हमले। अच्छा, इसके साथ ही ये हुआ है कि शाम का, ये जोड़ लें इसके साथ ही डेवलपमेंट, ये सारी कनेक्टेड डेवलपमेंट्स हैं। 2 हमले किए हैं उन्होंने, रशियन ट्रूप्स के पास किए हैं और पोर्ट पर ही किए, इसी पोर्ट पर। इसके साथ ये हुआ है कि शाम का जो ये सारी जो डेवलपमेंट्स हैं ना, ये इर्द गिर्द हो रही हैं, बिल्कुल जैसे कोई मोती होता है, फिर मोती के। अच्छा, वैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जो ज़माना आखिर की जो निशानियां हैं ना, वो तस्बीह के दानों की तरह हैं जो कि धागे में पिरोई हुई हैं। अगर एक दाना निकलता है तो बाकी उसके पीछे निकलते जाते हैं, यानी कि कनेक्टेड होते हैं सारे। तो ये जो चीज़ हुई है ना दूसरी लताकिया वाली स्ट्राइक, इसके साथ ही एक और चीज़ कनेक्टेड है। वो ये है कि ये जो शाम का गोलान की पहाड़ियों का इलाका है जिस पे इजराइल ने कब्ज़ा किया हुआ है, स्ट्रेटजिकली ये बड़ा अहम इलाका है। ये भी ट्रंप ने दे दिया था फ्री फंड में इजराइल को, यरूशलेम के साथ। ट्रंप आपको मालूम है कि एक ख़ास फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, ईसाइयत के एक ख़ास फ़िरके से। उसका दामाद भी एक यहूदी है। वो जो क्रिश्चियनिटी का फ़िरका है वो यहूदियों से काफ़ी क्लोज्ड है। उनका ये मानना है कि थर्ड टेम्पल यहूदियों का बनना चाहिए, अगर वो बनेगा तो ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वो फ़िरका ये मानता है। तो ट्रंप काफ़ी मजहबी भी रहा है, इसी वजह से वो जो है यहूदियों के इजराइल के ज़्यादा करीब रहा है मजहबी एतबार से भी। तो यरूशलेम भी उसने फ्री फंड में दे दिया और काफ़ी बड़े बड़े काम करके गया है वो। उसका जब से वो आया ना, उसका फोकस चाइना नहीं था, उसका फोकस यहाँ पे मिडल ईस्ट में था। तो गोलान की पहाड़ियाँ भी उसने फ्री फंड में ऐसे ही दे दी थी इजराइल को। तो इजराइल ने यह किया कि ट्रंप को ऑनर देने के लिए गोलान की पहाड़ियों पे यहूदी बस्तियां बनाई और उनमें से एक रेजिडेंशियल ब्लॉक का नाम उन्होंने रखा था ट्रंप हाइट्स। ट्रंप के नाम पे उन्होंने ये एक रेजिडेंशियल ब्लॉक बनाया यहूदियों के लिए। अब जनाब इसी महीने यह हुआ कि इजराइल ने एक प्लान मंजूर कर रखा है कि हम गोलान की पहाड़ियों पे जो यहूदी आबादकारी है हमारी, इसको डबल करने जा रहे हैं, इसकी साइज डबल करने जा रहे हैं। गोलान की पहाड़ियों जो है ना उस पर डबल करने जा रहे हैं और भी ज़्यादा यहूदी यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। लेकिन गोलान की उस तरफ, पहाड़ियों की उस तरफ, शाम वाली साइड पे हिजबुल्लाह बैठ गई है, हिजबुल्लाह आके बैठ गई है। और हिजबुल्लाह वाले मौके की ताड़ में है कि ये हमें मौका दें, अपने लोग इधर लाएं और हम रॉकेटों की बारिश कर दें इनके ऊपर। अब ये साथ साथ चल रहा है। वो कह रहे हैं इधर आए तो सही ना, ये इधर अपने लोग लेकर आ जाएं गोलान की पहाड़ियों पे, देखते हैं हम। और हिजबुल्लाह वहाँ पे बैठ गई है। और इसी बीच फिर ये हुआ है, इसी बीच ये सारी डेवलपमेंट्स के बीच इजराइल ने 2 हमले कर डाले इसी महीने के अंदर अंदर इस पोर्ट पर, लताकिया पर, जिसके लिए वो कहते हैं कि हिजबुल्लाह को और जो दूसरे एंटी इजराइल ग्रुप्स हैं उनको यहाँ से ईरान अपने हथियार सप्लाई करता है, मिसाइल सप्लाई करता है। ये जो अभी हमला हुआ है कल, ये पिछले हमले से भी बड़ा और बहुत ही खौफनाक हमला था। इतना पावरफुल स्ट्राइक था मित्रों कि इसकी जो आवाज़ है ये 80 किलोमीटर दूर, यहाँ से लताकिया से 80 किलोमीटर दूर दूसरा कोस्टल सिटी है इनका, शाम का, तार्टस के नाम का, वहाँ पे 80 किलोमीटर दूर आवाज़ सुनाई दी गई है। अब आप सोच सकते हैं कि कितने पावरफुल स्ट्राइक्स होंगे ये, वहाँ तक 80 किलोमीटर दूर आवाज़ गए। नाउ क्या इससे रूस और इजराइल के ताल्लुकात अब ख़राब होंगे? ये जो हमला हुआ है, क्या ख़राब होंगे ताल्लुकात? क्योंकि रशियंस तो है ना वहाँ पे, तो फिर भी उसने कर दिया। इतनी दिलेरी, जिगर, गुर्दा आ गया इजराइल के अंदर कि उसने रशियंस के होते हुए स्ट्राइक कर दिए। क्या ख़राब होंगे ताल्लुकात? मेरा नहीं ख्याल है। ख़राब तो वैसे कोई ज़्यादा अच्छे हैं नहीं, मतलब ठीक है, मुनासिब है। ईरान के जैसे रशिया के साथ ताल्लुकात हैं उस लेवल के तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ज़्यादा असर पड़ेगा रशियंस पर, नहीं।
मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि देखें इजरायली इस वक्त फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, पहले की तरह अंधाधुंध बम नहीं बरसा रहे। मेरा ख्याल है कि दिसंबर के शुरू में जो स्ट्राइक्स हुए हैं ना, इनमें और ये जो कल इजराइल ने स्ट्राइक्स की हैं, मेरे ख्याल में इन दोनों में इजराइल ने रूस को पहले ही इन्फॉर्म किया होगा कि ये हम करने जा रहे हैं। लताकिया पे इंटेलिजेंस शेयरिंग हुई होगी उनके साथ। अभी अक्टूबर में ही देखें क्या हुआ, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी अक्टूबर में ही इजरायली पीएम बेनेट जो है ना रूसी सदर पुतिन से मिला था और उसमें उसने ये बात की थी कि हम नहीं चाहते, इजरायली हम नहीं चाहते रशियंस के साथ हमारी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, हम नहीं चाहते भाई, हम आपके साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते। बिल्कुल ये वही बयान, बिल्कुल वही जो 2015 में नेतन्याहू मिला था पुतिन से, वो मीटिंग हुई थी उनकी बड़ी मशहूर, उसमें भी यही बात की है नेतन्याहू ने, हम नहीं चाहते कि हमारे आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, वही सेम बात। तो इजरायली जानते हैं कि जैसे शाम के अंदर रूस खुल के आया हुआ है ना, और उसने आते ही अमेरिका का गेम पलटा है वहाँ पर, अगर वैसे ही इजराइल के खिलाफ खुल के आ गए ना ये, अभी तो ये अपने ही उनकी गैस पाइपलाइंस और उनकी भी एक ट्रांसपोर्ट्स होती है यहाँ पर सीरिया से, तो सीरिया में रशियन का रहना ज़रूरी है। लेकिन अगर इजराइल इनके साथ डायरेक्टली फटा लेता है और रशियंस खुल के आ गए तो फिर तो गेम ओवर हो जाना है यहाँ पर इजराइल के लिए। तो वो ये रिस्क कभी भी नहीं उठाएंगे कि एक तो डायरेक्ट हो जाए इनके रशियंस के साथ, यानी वो रशिया जिनके पहले ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं इजराइल के थ्रेट नंबर 1 ईरान के साथ। ये एक ग्रुप बना हुआ है पूरा का पूरा, अजमी मुसलमान है मेनली, कतर इसमें एक आपको अरब नज़र आता है वो इस ग्रुप में, लेकिन कतर के बैलेंस रिलेशन है वो उधर अमेरिका की साइड पर भी है, लेकिन जो दूसरे मुल्क हैं ख़ास तौर पर इसमें वो स्ट्रेटेजिकली रशिया और इनकी तरफ हैं, चाइनीज़ की तरफ, पाकिस्तान है इसमें, और इसमें ईरान है, सेंट्रल एशियन हम कहते रहते हैं, अफ़गानिस्तान भी है इसमें, और तुर्की थोड़ा सा इधर टिल्ट हो रहा है, यानी वो भी ऐसे ही कतर की तरह है, उसके दोनों जगहों पे रिलेशंस, यानी उधर नेटो में भी है तो फिर इनके साथ भी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो टिल्ट हो रहा है इस तरफ। लेकिन बाकी के जो मुल्क हैं वो इस ग्रुप के अंदर है। तो ये जो ग्रुप है ना ये ख़तरनाक ग्रुप बन चुका है, और अमेरिका और वेस्ट वाले भी जानते हैं कि मिडल ईस्ट में इन ताकतों का यानी कितना ज़्यादा अगर ये आ जाते हैं इधर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ये बड़ा एक गेम पलट सकते हैं यहाँ पे। और वैसे मिडल ईस्ट में मैं आपको एक बात बताऊं, अपेरेंटली ये लग रहा है कि ये जो आलमी ताकत है ना ये प्रॉक्सी वॉर्स और ग्रे जोन ऑपरेशंस तक ही लिमिटेड रखना चाहती हैं, ये खुद भी वहाँ पर डायरेक्ट वॉर नहीं चाहते, ये ग्रे जोन ऑपरेशन तक रखना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कब तक ये जो डायरेक्ट वॉर नहीं हो रही, ग्रे जोन ऑपरेशंस हो रहे हैं, जंग भी है अमन भी है, इसको कहते हैं ग्रे जोन ऑपरेशंस। डायरेक्ट जंग ये होती है कि बस मतलब जैसे अज़रबैजान और आर्मेनिया की जंग हुई है ना, ये डायरेक्ट वॉर थी। लेकिन उसके अलावा ये जो चीज़ें होती हैं ना इसको कहते हैं ग्रे जोन ऑपरेशंस, यानी जंग भी हो रही है, स्ट्राइक्स भी हो रहे हैं, फिर कुछ दिन अमन है, फिर जंग हो रही है, फिर अमन है। सवाल ये है कि ये ग्रे जोन ऑपरेशंस मिडल ईस्ट में कब तक रह सकते हैं, कब तक रहेंगे, कब? ये तो कभी तो वॉर में कन्वर्ट होंगे। क्यों? यरूशलेम का सवाल है ना, यरूशलेम का सवाल है, यरूशलेम बीच में है, अल-कुद्स अल-शरीफ, इजराइलियों के लिए उनकी मुकद्दस तरीन जगह, मुसलमानों के लिए उनका हरम अल-पाक, और ईसाइयों के लिए उनका मुकद्दस तरीन जगह उनकी अल-कुद्स अल-शरीफ है। एक शहर बीच में, इस फैक्टर की वजह से लग नहीं रहा कि ये ज़्यादा सालों तक ग्रे जोन में रहेगा रीजन, ये जंग की तरफ जाएगा, कोई ना कोई शक्ल इसने लेनी है। और हम रिकमेंड करेंगे ज़रूर कि आप ज़माने आखिर की जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है ना वो ज़रूर पढ़ें। इस खित्ते के बारे में बड़ा डीपली उन्होंने जो है वो एक अपनी बयान की हुई है कि क्या होने जा रहा है, और उस पर ज़रूर सोचें। और कहीं ना कहीं आपको एंगल यहाँ से निकलता हुआ नज़र आएगा कि वाकई चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं।